हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल अधिगम अड्डा में। दोस्तों, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की जो ईवीएस सब्जेक्ट है इसकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें 5th क्लास का जो चैप्टर है पर्यावरण यानी कि ईवीएस, इसका जो है आज 4th पार्ट है और आज जो है क्लास 5th की जो है ईवीएस वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो है 16 से 22 चैप्टर तक का जो है समरी है और उनसे वो पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले अगर आपने कोई और सीरीज़ ना देखी हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस पे क्लास 3rd और 4th की भी ईवीएस जो है वो कंप्लीट कर दी है। इसके बाद मैं क्लास 6th और 6 से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको कवर करूँगा और साथ ही में मैं हिंदी को भी कवर करता चलूँगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSS किसी की भी, तो आपके लिए ये वीडियोज़ जो हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप इनके जो ये नोट्स हैं इनके पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, चाहे वो आप 2020 में ये वीडियो देख रहे हो, शायद आज मई का महीना में, या किसी भी टाइम पे आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अधिगम अड्डा, जो कि इस चैनल की जो स्पेलिंग है वही है, आप उसको टेलीग्राम पर सर्च करिए और वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा विद दिस लोगो, और आप वहाँ से जो है पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसमें जो चैप्टर है वो है हमारे सामने 17 चैप्टर है, फांदली दीवार। तो इसमें लड़का लड़की की असमानता पर बात की गई है और ये बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि कुछ खेल जो है जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि लड़कियों को खेलने हैं, कुछ खेल जो है लड़कों को खेलने हैं। जैसे जितने भी फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम्स होते हैं, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, तो इसमें लड़कियों को नहीं खेलने दिया जाता है। तो इस चीज़ों के बारे में बात की गई है। लेकिन एग्जाम व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में वो थी अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो वो मिलता है अर्जुन पुरस्कार। और अगर किसी कोच को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिलता है तो वो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है हमारा 18 चैप्टर, जिसका नाम है जाएं तो जाएं कहाँ। बेसिकली इसमें गरीबी के बारे में बात की गई है, बांध पर चर्चा की गई है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन 19वां चैप्टर है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम व्यू से। तो मैं बताता हूँ, 19वां चैप्टर है, उसका नाम है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसमें बच्चों को खेती, किसान और उसमें होने वाले उपकरणों के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में, लेकिन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है वो है बीजों को बचाने के लिए उन्हें लकड़ी के बक्से में नीम के पत्तों के साथ रखते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि बीजों को बचाने के लिए आप किस पत्ती का प्रयोग करेंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए। केले की पत्ती दे देगा, आम की पत्ती दे देगा, तुलसी की पत्ती दे देगा और नीम की पत्ती दे देगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती का जो है प्रयोग किया जाता है कीड़ों से बचाने के लिए और बीजों की रक्षा के लिए। कुछ जगहों पर, जैसे यहाँ पर लकड़ी के बक्से हैं, कुछ जगहों पर आपने देखा होगा मिट्टी की भी जो एक होता है, एक ड्रम जट टाइप का बनाया जाता है। तो मिट्टी में क्या करते हैं, मिट्टी में जो होता है वो सूखी लौकी को मीज करके या फिर उसके साथ उसको मिक्स करके बनाते हैं और उसमें भी जो है नीम के पत्ते डाल देते हैं। और गेहूं या बाकी चीज़ें आपने अगर गांव से रिलेटेड हैं तो आपने देखे होंगे इस तरह की चीज़ें कि नीम की पत्ती डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो जो है खेत के बारे में संबंधित है कि केंचुआ जो है खेत की ज़मीन को पोली करने में मददगार करता है। केंचुए का काम क्या होता है, जैसे खेत है, वो खेत के अंदर नीचे ज़मीन के अंदर रहता है, तो वो कई सारे केंचुए हो जाते हैं, आपने देखे होंगे खेतों में। तो वो क्या करते हैं, ज़मीन को जो है मुलायम कर देते हैं और उससे क्या होता है, उससे ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो कहा जाता है केंचुए को किसान का जो है एक साथी माना गया है। तो केंचुआ काफ़ी ज़रूरी है किसी खेत में होने के लिए। फिर बात आती है 20वें नंबर प्रश्न की। तो 20वें नंबर प्रश्न है किसके जंगल। तो इसमें बच्चों को जंगल और खेती के बारे में बताया गया और ये बताया गया कि जंगल आखिर हैं किसके, कुछ कानून भी हैं जंगल के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई क्योंकि आपने देखा होगा कि जंगल में भी कई प्रकार की जनजातियां जो है निवास करती हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो बेसिकली बात की गई झारखंड के बारे में, तो पहला पॉइंट है कुड़ुक भाषा। तो ये कुड़ुक भाषा और कुड़ुक समुदाय ये झारखंड से संबंधित है। ये प्रश्न बनता है कि ये कुड़ुक भाषा कहाँ पर बोली जाती है, तो झारखंड में बोली जाती है। या फिर ये प्रश्न बन सकता है कि कुड़ुक समुदाय कहाँ से संबंधित है, तो वो भी झारखंड से संबंधित है। फिर इसमें एक जो चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता है, तो इसमें एक कैरेक्टर था सूर्यमणि। ये सूर्यमणि एक लेडी है, इनका नाम है, और इनको एक चमकता सितारा यानी कि स्टार गर्ल या गर्ल स्टार भी कहते हैं।
एक गर्ल स्टार की नाम की जो उपाधि है वो किनको मिलती है? वो उन साधारण लड़कियों को असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी थी। तो ये सूर्यमणि ने क्या किया था वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये सूर्यमणि जो थी एक लेडी थी और ये झारखंड के कुड़ुक समुदाय से संबंधित हैं। तो इन्होंने खेतों को बचाने के लिए और खास करके जंगल को बचाने के लिए इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था। अपनी जो समुदाय है उसमें लोगों को बताया था कि वो पेड़ों की कटाई मतलब वे क्या नाम व्यवस्थित ढंग से करें और उनको भी बचाएं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो यही था। फिर आता है तोरंग। तोरंग जो है कुड़ुक भाषा में जंगल को कहते हैं। आगे पूछा जा सकता है कि तोरंग का अर्थ क्या होता है। तोरंग का जो अर्थ है वो जंगल होता है। और जंगल अधिकार कानून जो है 2007 में आया था। फिर है मिजोरम से संबंधित और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जो बताया गया है वो झूम खेती के बारे में बताया गया कि ये प्रश्न बनता है झूम खेती किस राज्य से संबंधित है। तो झूम खेती जो है मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो वो है आइजोल। और झारखंड की राजधानी क्या है? तो वो थी रांची। फिर झूम खेती कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। झूम खेती क्या होती है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर आता है चराव। चराव जो नृत्य का नाम है, जैसे बिहू असम का नृत्य है उसी तरह चराव जो है वो मिजोरम का नृत्य है। ठीक है। और यहाँ पर ये चित्र जो है ये है वो सूर्यमणि जिन्होंने अपने कुड़ुक समुदाय के लिए कुड़ुक भाषा के लिए अपना काम दिया था। फिर एक ये भारत का चित्र दे रखा है। इसमें जो ग्रीन पार्ट है ये दर्शाता है भारत में जंगल की स्थिति को, वन की स्थिति को खास करके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में काफ़ी हरा है। यहाँ पर जंगल काफ़ी है। इधर ये उत्तराखंड वाला एरिया है, इधर ये झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये वाला एरिया है। और फिर इधर जो है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में भी काफ़ी जो है हरा भरा जंगल है। और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है केरल में। ठीक है, शांत घाटी जिसको कहते हैं। फिर झूम खेती के बारे में है कि झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती एक खेती का निराला तरीका है। इसमें फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं और उसमें खेती नहीं करते हैं। तो झूम खेती यही होती है कि एक बार इस पर फसल उगा दी जाती है, फिर इसको जो है उस खेत को या उस ज़मीन को का कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। उसमें जो भी उगता है उसको काट कर अपना प्रयोग में ना करके उस जैसे अगर कोई घास उगी है तो उस घास को जड़ से ना उखाड़ करके उसको काट देंगे और उसी ज़मीन पर डाल देंगे ताकि वो जो घास है या जो भी उसमें वनस्पति उगी है वो खेतों में फिर उसी में ही मिल जाए और उसकी जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसको बढ़ा दे। तो इस प्रकार की खेती को झूम खेती कहते हैं। और झूम खेती किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मिजोरम से संबंधित। ठीक। फिर आती है जंगल अधिकार कानून के बारे में, जो मैंने आपको बताया था 2007 में था। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनके वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो ये जो है 2007 का जो है जंगल अधिकार कानून है। इसमें बताया गया है कि 25 साल तक अगर कोई जंगल में रहा है तो जंगल में होने वाली जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग जो है वो जंगल में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, बाकी का इसमें इंटरफेयर नहीं हो सकता है। फिर बात आती है 21वें चैप्टर की जिसका नाम है किसकी झलक किसकी छाप। इसमें बच्चों को परिवार वंशानुक्रम इनके बारे में बताया गया है कि कई बार होता है कि बच्चों की जो आदतें हैं, शक्ल है, गुण हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं उनके किसी न किसी माता पिता से या किसी परिवार से रिलेटेड होते हैं। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो एक पॉइंट था वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया गया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जो अनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था मटर के दाने पर प्रयोग किया था, क्योंकि इस चैप्टर में जो है जुड़वा बच्चों पर भी बात की गई है कि जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा जिसकी शक्ल तो एक सी है लेकिन उनके जो गुण हैं वो अलग अलग हैं। तो किस वजह से हैं, तो इस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनको जो अनुवांशिकी का जनक कहते हैं और इन्होंने मटर के दाने पर जो है प्रयोग किया था। फिर आता है 22वां चैप्टर और 5th क्लास का आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है फिर चला काफिला। इसमें बच्चों को देनदार लेनदार नशीली चीज़ों के सेवन न करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि 5th क्लास के एनसीईआरटी के बाद जो 6th की एनसीईआरटी स्टार्ट होती है इसमें हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने क्लास 5th की एनसीईआरटी को पूरा फॉलो किया होगा तो आपको कहीं ना कहीं पता चला होगा कि इन्होंने हिस्ट्री का भी बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, जियोग्राफी का भी बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, पॉलिटी का भी बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ कानून और अधिनियम इन सब के बारे में बताया है। शायद कक्षा 4 में जो है इन्होंने RTE के बारे में बताया था, राइट टू एजुकेशन के बारे में। फिर साथ ही साथ में इन्होंने अब जो इकोनॉमिक्स के बारे में भी स्टार्ट कर दी है। और यही हमको देखने को मिलता है क्लास 6 की एनसीईआरटी के बाद से कि उसमें हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर्स जो है अलग अलग हो जाते हैं और ईवीएस का जो है
वो ख़त्म हो जाता है, साइंस भी इसमें स्टार्ट कर दी जाती है। तो ये थी क्लास की 5th की एनसीईआरटी जो कि मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। तो अगर आपने क्लास 3 से और 5 तक की एनसीईआरटी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको 3 से 5 तक की एनसीईआरटी में गारंटेड यूपी टेट सी टेट में जो है 50 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें जो है वो 3 से 5 की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जो कि आप चाहे अरिहंत की पढ़ लें या यूथ कंपटीशन की पढ़ लें, किसी की भी पढ़ लें, वो चीज़ अलग है। लेकिन आप क्लास 3rd से 5th तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ईवीएस में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने स्टूडियस फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।